हेलो गाइस, एसएफएम में 23 पेपर सीए फाइनल। तुम्हें क्या लगता है कैसा था पेपर? बच्चे मुझसे पूछे कि मैम आप बताओ कैसा था पेपर। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कैसा था पेपर। पेपर अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, ऑफ कोर्स आई कैन सी अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एंड आई रियली अप्रिशिएट द इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन जिसने पेपर सेट किया है। अगर तुम प्रॉपरली तुमने ऑब्जर्व किया, तुमने तो पेपर लिखा है, ऑब्वियसली तुमने ऑब्जर्व भी करा होगा, हर टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन टच किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, इंटरेस्ट एट रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी से, बॉन्ड से, मर्जर से, वैल्यू एट रिस्क से, सब जगह से उन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। और सबसे बड़ी बात है, मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था। पेपर तुम किसको टफ बोलते हो वो भी मुझे पता नहीं है। ओके, तो बेसिकली इसमें बात ये है ना कि अगर मान लो कि कोई ट्रेंड वाइज अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर इजी आ रहा है, मान लो कि कट पेस्ट आ रहा है, सपोज करो, उसको इजी बोलते हैं कि जो वो 500-700 क्वेश्चंस होते हैं उसकी एक लिस्ट बनी हुई रहती है, उसमें से पेपर आ गया तो पेपर बहुत इजी था। बट डू यू थिंक कि सीए फाइनल में हमेशा वो पैटर्न चलता रहेगा? मतलब आईसीआई ऐसा करता रहेगा? आई मीन देर इज़ अ रीज़न वाई दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड एंड दे आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, करेक्ट? सो वाई वुड यू प्रिपेयर? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुमको ऐसी प्रिपरेशन ही क्यों करके जानी है कि तुम ये अज्यूम कर लेते हो पहले से कि पेपर बहुत इजी आएगा, वो 700 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन करके जाते हैं और उसमें से पेपर आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा हमेशा? आई मीन दैट्स माई क्वेश्चन एक्चुअली। जिस चीज़ में जितना टाइम तुमको इन्वेस्ट करना है वो करना है ना, चीज़ों को समझना है, मतलब समझना है तुमको। मैं ये नहीं कहती कि तुमको ओवर स्टडी करना चाहिए, मैंने ये भी हमेशा मेंटेन किया है कि बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें 90 लाओगे तो ऑडिट में भी तुमको 40 तो लाना ही पड़ेगा, लॉ में तुमको 40 लाना ही पड़ेगा सीए फाइनल पास करने के लिए। बट इसका ये भी तो मतलब नहीं ना कि तुम जस्ट पढ़ लिया थोड़ा सा, तुमने 100 घंटे 150 घंटे तुम बोलते हो कि कम से कम पढ़ने वाला मेरे को दे दो आप और ख़त्म कर दो। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। 15 साल से पढ़ा रही हूँ मैं, ऐसे नहीं होता। और हमेशा यही मेंटेन किया है मैंने कि जो पढ़ना है वो पढ़ना है तुमको। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 देख करके तुमको डर लग गया होगा कि ये बहुत मुश्किल है, मैंने व्हेन आई स्टार्टेड सॉल्विंग आई कुड सॉल्व इन 5 मिनट्स। वो तभी पॉसिबल होगा अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। पेपर कैसा था? पेपर इंटेलिजेंट है, वेल प्लेस्ड पेपर है। जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी करी होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, वो बच्चा ज़रूर अच्छा पेपर करके गया होगा। आई मीन मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी हैं वो अपनी बुक के अंदर ऑलरेडी हैं। मैं बात कर रही हूँ उन क्वेश्चंस की जो बुक में नहीं है, 1 2 3 क्वेश्चन जो भी हैं, बट थोड़ा बहुत इधर उधर भी है। तो उतना तो क्लास में डिस्कशन किया हुआ था कि तुम खुद से पेपर कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी तुमको। अगर ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, आई सॉल्व। अगर तुम बोलोगे तो मैं डिटेल्ड सोल्यूशन इसका बना सकती हूँ। सो बेसिकली जिस बच्चे को पीएनडल के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। कैसे बताती हूँ तुमको। यहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया है वो ये पूछा है इन्होंने, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा है ये वाला। द इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन। तो सबसे पहली बात ये है ना कि तुमको ये निकालना पड़ेगा कि पहले पैट कितना था। तो तुम्हारे पास में पहले ईपीएस था 600 रुपीज़ का, ओके, और नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1 करोड़। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो तुमको निकल जाएगा वो, ओके। 15,000 करोड़ का तुम्हारा मार्केट कैप है और यहाँ पे 600 तुम्हारा ईपीएस और 25 तुम्हारा पी रेशियो है। तो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 रुपीज़ आएगा, ओके। तो 15,000 करोड़ को 15,000 रुपीज़ से डिवाइड करोगे तो 1 करोड़ शेयर हैं इन लोग के, ओके। तो उस हिसाब से अगर 1 करोड़ शेयर हैं और 600 का ईपीएस है तो इनका जो एग्जिस्टिंग पैट होगा वो 600 करोड़ का होगा। टैक्स की जो रेट दे रखी है उस हिसाब से अगर तुम प्री टैक्स करोगे ना तो 857.1429 करोड़ आएगा। ये बायबैक के पहले की सिचुएशन बात कर रही हूँ। बायबैक के बाद उन्होंने बोला है कि ईपीएस 400 रुपये का हो जाएगा, ओके। और बायबैक होने के बाद अगर 20% शेयर्स बायबैक हो रहे हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर्स फिर 80 लाख होने चाहिए। तो 400 रुपये को 80 लाख से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 320 करोड़ का पैट आएगा तुमको, ओके। और 320 करोड़ को अगर तुम प्री टैक्स करोगे तो 457.1429 करोड़ का तुमको पीबीटी आएगा। दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो 400 करोड़ का ब्याज का डिफरेंस आ गया बिकॉज उन्होंने लोन लिया है प्रीमियम पे करने के लिए, ओके। और 400 करोड़ का जो ब्याज है उसको 16% से डिवाइड करोगे तो 2500 करोड़ 2500 करोड़ का तुमको लोन अमाउंट आ जाएगा। और मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही यहाँ पे। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ गुड आइडिया हाउ द क्वेश्चन शुड मूव। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो इफ यू वुड हैव यूज्ड योर ब्रेन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन, बट देन शॉर्टकट से नहीं जिंदगी चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती शॉर्टकट से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर
जगह पे है, तुम्हारे पुराने करिकुलम में बोलो, आई मीन कौन से करिकुलम की बात, 15 साल में जितनी बार करिकुलम चेंज किया, हर बुक में, हर आरटीपी में, हर एमटीपी में, हर मॉड्यूल में, हर जगह पे क्वेश्चन था, अपनी बुक में भी है, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रही. इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट कोटेशन एक्चुअली ऑफ फ्यूचर्स, और क्लास में कराया है, समझाया है, हर बैच में कराई हूँ एक्चुअली ये क्वेश्चन. ओके, तो ये क्वेश्चन पे मैं डिस्कशन करी नहीं, ये क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर है, थियोरी पे बात नहीं कर रही मैं. ओके, देन दिस क्वेश्चन आई, वार का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने क्लास में बार बार बोला है कि वैल्यू एट रिस्क का जब भी क्वेश्चन आएगा तुरंत उसमें घुसना मत, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ वार क्वेश्चन, वैल्यू एट रिस्क क्वेश्चन इमीडिएटली. अगर देखा हुआ क्वेश्चन है, करा हुआ क्वेश्चन है, तो जाकर के अंदर में करो, वरना एक बार होल्ड पे डालना ज़्यादा बेटर होगा. तो अभी यहाँ पे तुम्हारी जो जजमेंट है, योर जजमेंट विल बी ऑफ ग्रेट यूज दैट व्हाट कैटेगरीज आर यू चूजिंग. ओके, सो 2 का ए सपोज वी डू नॉट नो, आई एम नॉट डिस्कस भी नहीं कर रही मैं, बना के सोल्यूशन तुमको दे दूंगी अगर तुमको चाहिए होगा तो, अगर मैं उसमें जाऊंगी तो फिर टाइम लग जाएगा. बट इट इज़ अ डूएबल क्वेश्चन कंप्लीटली. ये डेटा देके तुमको आइडिया लगना चाहिए कि वार के लिए क्या चाहिए होता है. कैन यू सी हियर रिटर्न एंड प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा यू कैन कंप्यूट म्यू एंड सिग्मा विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट जेड एक्चुअली. देन दिस क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चंस क्लास में लीनियर के मैंने कराए हैं. तो यहाँ पे 20% 4 साल है, और उसके बाद बोला है 100 BPS, दैट मीन्स 1% डिक्रीज होगा. तो लीनियर में अगर 1% 3 साल डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 19, देन 18 एंड देन 17. तो तुम वो जो ग्रोथ रेट है तुम्हारी, और 17 पे वो प्रिवेल कर जाएगा स्टेबल ग्रोथ में. तो 4 साल 20%, ओके, एंड देन 19, देन 18, देन 17, एंड देन कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट तुम्हारी GS प्लस GC तुम करोगे, जो मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ तुमको, तुम वैल्यू निकालोगे स्टॉक की. ओके, और पहला क्वेश्चन तो तुम आंसर कर दोगे स्टेबल ग्रोथ रेट क्या होगी, और सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे तुम, डिस्काउंटिंग करके तुम वैल्यू निकालोगे, और जो करंट मार्केट प्राइस तुमको दे रखे उसे कंपेयर करके तुम जजमेंट ले सकते हो. तो ऑफकोर्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर बुक में नहीं है मेरे, बट देन ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं और इतना समझा के किया है, नहीं कर पाओगे ऐसा मैं नहीं मानती बिल्कुल भी. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ थ्योरी क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन एक्चुअली. हमने इस तरह के कितने सारे क्वेश्चंस करे हैं. अगर तुम निकालोगे तो यहाँ पे जो क्वालिटी डिफरेंशियल आ रहा है तुम्हारा, जो गेन आ रहा है, मतलब स्वॉप में जो गेन आ सकता है टोटल 3.5 माइनस 3.5%, एंड देन यहाँ पे जो BPLR प्लस 0.5, BPLR प्लस 1.5, तो 1% का यहाँ पे डिफरेंस है, 1% का यहाँ पे डिफरेंस है, और 0.50 का यहाँ पे डिफरेंस है परसेंट का. तो टोटल क्वालिटी डिफरेंशियल, यानी कि स्वॉप में जो टोटल स्प्रेड बनता है वो बनता है 50 BPS या 0.5% का. क्वेश्चन में आगे देखोगे तो ये लोग बोल रहे हैं दैट द इंटरमीडियरी वांट्स 50 BPS, बट ये भी इस बात साथ में लिख रखी है कि दैट वन पार्टी इज रेडी टू टेक 20 BPS का गेन एंड अदर पार्टी इज रेडी टू टेक 10 BPS. और जो इंटरमीडियरी वो भी बार्गेन करने को रेडी है, दैट मीन्स ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़. तो तुम ये कर सकते हो, सम के अंदर में 20 BPS एक को दे दो, 10 BPS दूसरी पार्टी को दे दो, बच गया कितना 20 BPS. 20 BPS 10 BPS ईच बेसिकली दोनों पार्टी दे सकते हैं, 20 BPS इंटरमीडियरी को चला जाएगा. दैट वे द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अगेन आई मीन जो एक्चुअली जो पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में करा हुआ, जो बहुत पहले पेपर में आया हुआ है, येन लोन एंड डॉलर लोन वाला सम, उससे मिलता जुलता है, बट देन रिलेटिवली इट इज़ ईजियर देन दैट क्वेश्चन एक्चुअली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन है. ओके, दिस क्वेश्चन मैं फ्यूचर समझाना ही शुरू करती हूँ वीट के सम से, कि कैसे फ्यूचर्स का क्या मीनिंग होता है, कैसे स्क्वायर ऑफ करते हो. एंड इस तरह के मैंने 2 क्वेश्चंस क्लास में तो अपनी बुक में भी है, एक राइस का एक वीट का है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही. दिस क्वेश्चन इज देयर इन आवर बुक. यू शुडंट बी एट ऑल वरीड कि ये क्वेश्चन तुमको क्यों नहीं करना आया होगा. और ये क्वेश्चन भी ऐसा वाला क्वेश्चन भी तुमको करना आना चाहिए, बिकॉज वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ वैरायटी इन दिस कैटेगरी ऑल्सो गाइज. शॉर्टकट में भी समझाया है, डिटेल में भी समझाया है, सब कुछ समझाया है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट ये सारे क्वेश्चन तुमको करने आने चाहिए. अभी तक में जो मैंने डिस्कस किया है उसके अंदर 2 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल नए हैं. वन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द अदर वन इज अ वार क्वेश्चन एक्चुअली. देन दिस क्वेश्चन बॉन्ड्स का, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट मार्केट प्राइस ड्यूरेशन. तुमको ये नहीं करना आता. इससे कितने हैवी क्वेश्चन तुमने क्लास के अंदर में किया है. मार्केट प्राइस निकालो, ड्यूरेशन निकालो, वोलेटिलिटी निकालो, और उसके बाद तुम प्राइस निकाल के बॉन्ड की बता दोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% लगा करके उनको बॉन्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. आई मीन इट्स अगेन ईजी. Then you have this question. This question is also in our book in your forex chapter actually. तो what I remember जो वहाँ पे दिया हुआ है, I remember that कि दोनों में आंसर सेम आता है. तो जो डिसीजन आता है वो ट्रेजरी बिल्स के फेवर में आता है, बिकॉज यू वुड नॉट वांट टू, इफ द इक्विटी फंड एंड द ट्रेजरी बिल्स आर गिविंग यू द सेम रिटर्न, ऑफ कोर्स आई विल चूज अ ट्रेजरी बिल, बिकॉज काइंड ऑफ आई मीन
इट्स अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर मुझे स्टॉक मार्केट से और गवर्नमेंट से मुझे सेम परसेंटेज आता है तो ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क नहीं है, बट इफ़ यू इन्वेस्ट इन द इक्विटी और इंडेक्स फंड वॉट एवर फॉर दैट मैटर, वहाँ पे रिस्क है। तो यहाँ पे क्या आएगा वो कैलकुलेशन करने से पता चलेगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया ये वाला सम, बट ये सम बिल्कुल सेम है। एंड अगर कैलकुलेशन में कुछ अलग भी आता है तो अकॉर्डिंगली यू कैन डेफिनेटली आंसर, आई फील। ओके, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ नवंबर 20। ये मैंने क्लास में भी कराया है ये क्वेश्चन, और ये मैंने यूट्यूब पे भी डाला है। म्यूचुअल फंड का जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, म्यूचुअल फंड की एक मैंने शीट शेयर करी थी, उसके अंदर में ये क्वेश्चन मैंने कराया था। तो मैं बार बार बोलती आई तुमको कि तुमको लिख के करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। एक प्रॉब्लम है, तुमको बताती हूँ मैं, तुम लोगों ना मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं भी करती हूँ एक्चुअली। तुम लोग एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन अटेंड करते हो यूट्यूब पे बैठ के। मुझे एक बात जरा बताना तुम कि तुम्हारे ना कोविड के पहले कोई यूट्यूब नहीं चलता था। इतने सालों से आईसीआई के पेपर होते हैं। और तुमको मैं बता दूं एक बात, मैं तब से पढ़ा रही हूँ जब इस पेपर को माफा बुलाते थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 एंड ऑल, 2007-8 की बात कर रही हूँ मैं। तब तो कुछ भी नहीं था, ना यूट्यूब था, ना तुम्हारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे, सिर्फ एक फेस टू फेस का लेक्चर होता था। और बच्चे तब भी 90-95 लाते थे और पेपर इससे बहुत टफ आता था। मुझे एक बात तुम बताना कि क्यों तुम ऐसा। मैं भी करती हूँ मैराथन, मैंने बंद कर दिया, बट मैं भी करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ बिकॉज मुझे अपनी दुकान चलानी है, मुझे भी, मैं आउट ऑफ प्लेस नहीं होना चाहती मार्केट के अंदर में। बट तुमको तो अपना सोचना चाहिए ना कि एग्जाम के एक दिन पहले जब तुम सोच के देखो कि 5-6 घंटे में पढ़ाने वाला तुमको एसएफए में ऐसा क्या पढ़ा देगा जो तुम खुद भी नहीं कर पाए। और तुम इतने साल में नहीं कर पाए, तुमको 2-2, 3-3 साल का टाइम मिला जब तुम नहीं कर पाए। तो क्यों ऐसा करते हो? तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब मैं ज़्यादा पढ़ाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं अर्चना मैम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, अपन को किसी और का लेना चाहिए जो कम में ख़त्म कर दे। कम में कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है पेपर को पढ़ाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने ये भी बात क्लास में बोली, हमेशा मेंटेन करिए दैट किसका अटेम्प्ट कैसा होगा ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तो अटेम्प्ट अगर बहुत इजी आ जाएगा तो बच्चे बोलेंगे मैम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, चलो उस टीचर से पढ़ना चाहिए जो 100 घंटे में ख़त्म करता है। और अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो फिर क्या बोलोगे? तो मुझे कैसे पता कि किसका पेपर में क्या आने वाला है? तो अल्टीमेटली देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपीरियंस, देर इज समथिंग, some knowledge is required to become a chartered accountant. Why do you want to take a shortcut in life all the way? This paper was not tough, but yeah, अगर तुम कुछ भी छोड़े होगे ना तो तुम्हारी वाट लग गई होगी। Again, this question was there in the November 20. I don't know why anybody would leave this question and go in the examination. Again, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी बिल्कुल डूएबल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बीटा निकालना है। और आई मीन दिस क्वेश्चन वाज अगेन, मैंने वो जो एक वीडियो है सेम वीडियो के अंदर में ये बी भी है और ये ए वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, मैंने दोनों कराए हैं सब, और वो भी यूट्यूब के ऊपर में दिया हुआ है। अगेन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। सो आई थिंक गाइज ऐसा ये पेपर बिल्कुल बी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, क्लास में तो पढ़ाती हूँ, तुम्हारे इसमें भी है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसमें गलती, मैंने अब तक चेक नहीं किया क्या गलती है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इसके अंदर में गलती है। और थ्योरी भी ऐसी नहीं थी जो तुम्हें ये लगे कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, 2-3 क्वेश्चन को देख करके, आई मीन वॉट यू वॉन्ट इज दैट कि जो क्वेश्चन मैंने देखा एग्जैक्टली वो आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में। मैं तुमको डांट नहीं रही हूँ और ना ही मैं तुमको डरा रही हूँ, ये भी मेरा काम नहीं है। मेरे को 15-16 साल हो गए अभी पढ़ाते हुए। मुझे ना बुरा लगने लग जाता है कि ये दिस इज़ अ फैंटास्टिक पेपर एक्चुअली, this is a very very nice paper, very doable paper and you can score exemption in this paper very very easily। 60 बोल रही हूँ, 60 से भी तुम ज़्यादा ला सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम कौन सा सम नहीं कर पाते? एक वार का क्वेश्चन नहीं कर पाते और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कर पाते। बाकी सारे क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर में दिए हुए हैं, तुमको क्यों नहीं कर पाओगे तुम पेपर? सो दिस पेपर इज नॉट एन ईजी पेपर, आई एम नॉट सेइंग इट इज एन ईजी पेपर बिकॉज द प्लेसमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पेपर, इट इज़ अ मिक्स ऑफ हैवी एंड मैंने बोला तुमको कंपलसरी में पहला क्वेश्चन जैसे ही तुमको हैवी लगा, तुम वो देख के डर मत जाना। मैंने जो 2 वीडियो जो बोला मैंने तुमको काइंड ऑफ 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो ऑल द बेस्ट बोलने, उस पर मैंने बोला कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट तुमको कंपलसरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, करेक्ट, बट देन फिर भी आगे बढ़ो तो बाकी सारे क्वेश्चंस करने जैसे। सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर है और मैंने कराया है लॉजिक के साथ और इतनी सारी वैरायटी कराई है।
अपनी रिकॉर्डिंग रेगुलर की सिर्फ 220 घंटे की है, उससे ज़्यादा नहीं है। उतना तो पढ़ेंगे ना, 100 घंटे में इतना बड़ा प्रैक्टिकल पेपर कैसे ही तुम्हारा कवर होता है? और क्यों तुम इधर रिकॉर्डिंग, वो नोट्स, ये नोट्स, तुम भागते रहते हो? अरे एक चीज़ पकड़ो, जिस पे विश्वास है उसका पकड़ो और पढ़ के ध्यान से उसी को फॉलो करो और प्रैक्टिस करो। इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ओके। लेकिन अगर पेपर अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, बिल्कुल टेंशन नहीं करना है। अगले पेपर के लिए तैयारी करो और हो जाएगा तुम्हारा। मान लो कितना भी खराब गया होगा, पास तो तुम कर ही जाओगे, बिकॉज क्वेश्चन करने जैसे थे, ऐसे नहीं क्वेश्चन करने जैसा नहीं था तुम्हारा, ओके। सो आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम नॉट लाइक मैं तुमको, हाँ अगर तुमको लग रहा है कि मैं डांट, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि बच्चों ने इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करने लग गए तुम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर में। हमें नहीं करना चाहिए, राइट? अच्छे से पढ़ो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द रिमेनिंग पेपर्स। डरना नहीं है बिल्कुल भी, जो भी होगा अपन, ज़िंदगी हमेशा तुमको मौके देगी, ओके। लेकिन एक गलती जब करते हैं ना, वो गलती बार बार नहीं करते लाइफ में, ओके। ये बात का तुम ध्यान रखना। मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ इसलिए ये बात बोल रही हूँ, और मैं बिल्कुल डरा नहीं रही और ना मैं कोई तरह की मार्केटिंग कर रही हूँ, मुझे वो करने की ज़रूरत भी नहीं है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर पेपर्स। अब भूल जाओ, जैसा भी पेपर FRSFM का गया भूल जाओ। अगर पेपर दोनों भी अच्छे नहीं गए तो भी ऑडिट और लॉ जाके बैठना, कम से कम जा करके प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।